हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 4 मार्च और शुरू करते हैं प्लिम्थ स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ एंशिएंट सिटी शिशुपालगढ़ को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल जो एंशिएंट सिटी है शिशुपालगढ़, जो कि 6 टू 7 सेंचुरी पुरानी शिशुपालगढ़ की जो सिटी है, वो अब डैमेज होती जा रही है। क्योंकि वहाँ पर जो इल्लीगल जो लैंड पे कब्जा हो रहा है, उस वजह से इस एंशिएंट सिटी शिशुपालगढ़ को काफ़ी डैमेज हो रहा है। और ये जो सिटी ऑफ शिशुपालगढ़ है, ये भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट में सिचुएटेड है। जिसने 2600 साल तक सर्वाइव किया, बट अब इसका जो डैमेज है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम शिशुपालगढ़ को लेकर बेसिक फैक्ट देखें, तो ये जो शिशुपालगढ़ है, ये 7 टू 6 सेंचुरी बीसी में बनाई गई थी, जिसे कलिंगा किंगडम का कैपिटल माना जाता है, जो कि कलिंगा किंगडम के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए वो चेक पॉइंट का काम करता था। तो मतलब ये कलिंगा किंगडम के लिए जो शिशुपालगढ़ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट था। ये जो पूरा शिशुपालगढ़ था, ये एक सराउंडेड स्ट्रक्चर था जिसके आसपास मोट मतलब एक वाइड ट्रेंच हुआ करता था जिसमें पानी भरा हुआ रहता था। उसके सराउंड में ये शिशुपालगढ़ की सिटी को डेवलप किया गया था। और इस शिशुपालगढ़ में जो सबसे यूनिक चीज थी वो है इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका जो फोर्टिफिकेशन था, ये 4th टू 3rd सेंचुरी में करवाया गया था खारवेला किंग के द्वारा। और इसका एक्सकवेशन मॉडर्न इंडिया में 1948 में हुआ। और फिर इसे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में डाल दिया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के एक्ट के अंतर्गत। तो ये बेसिक फैक्ट है शिशुपालगढ़ को लेकर, यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि अभी न्यूज में इसलिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज स्मार्ट पीडीएस को लेकर है। स्मार्ट पीडीएस इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि आप जितना जल्दी हो सके इस स्मार्ट पीडीएस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये जो स्मार्ट पीडीएस है, ये दरअसल जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसमें रिफॉर्म करने के लिए लाया गया है। तो यहाँ पे स्मार्ट पीडीएस का मतलब है स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब जो हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके तहत हम पुअर लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, राशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो पूरा सिस्टम है काफी करप्शन देखा जाता है, काफी लीकेज देखा जाता है। तो इससे गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है, उसमें गवर्नमेंट को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसी लीकेज को कम करने के लिए, इसी करप्शन को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है स्मार्ट पीडीएस इनिशिएटिव लेके आई। इसमें होगा क्या कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ताकि इस पूरे सिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, और जो पीडीएस का जो सप्लाई चेन है उसमें ऑटोमेशन हो सके। क्योंकि अगर ऑटोमेशन होगा, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होगा ही नहीं, तो जो करप्शन के चांस है, जो लीकेज के चांस है, वो कम हो जाएंगे, और जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो बढ़ जाएगी, ताकि टाइमली और टारगेटेड डिलीवरी हो रेशन की डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज। और ये जो फूड ग्रेन्स है, इसकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकती है टेक्नोलॉजी की मदद से। जीपीएस की मदद से आप ट्रक में लगा सकते हो, तो आपको पूरे ट्रक का मूवमेंट पता चलता है कि कब ये गोडाउन से निकला है, कब ये फेयर प्राइस पे पहुंचा है। तो इससे जो फूड लीकेज की समस्या थी वो भी दूर हो जाती है। और जो अथॉरिटी है वो लगातार मॉनिटर करती है फूड ग्रेन्स को। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है पीडीएस पूरा सिस्टम जो है। और ये जो स्मार्ट पीडीएस है, इसे आंध्र प्रदेश ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। तो अन्य स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश के मॉडल से सीख सकते हैं, या फिर हम हमारे मेंस में जब भी आंसर लिखेंगे तो हम पीडीएस को लेकर आंध्र प्रदेश मॉडल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस पूरे इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव कि ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम बनाना पीडीएस का पूरा, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो सके। इसमें बेनिफिशियरी जो होते हैं, उन्हें एक स्मार्ट रेशन कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इस रेशन कार्ड में जो बेनिफिशियरी का जो फिंगरप्रिंट है वो भी एम्बेडेड रहेगा, ताकि उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो हम ट्रैक कर सकते हैं। तो किसी फर्जी नाम से बार बार राशन का विड्रॉ नहीं करा जा सकता है। तो ये सारे इनिशिएटिव स्मार्ट पीडीएस के अंदर आते हैं। और पीडीएस का पूरा फंक्शन कैसे चलता है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो पहले एफसीआई को अपना जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो बेचते हैं। किस प्राइस पे? एमएसपी में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। उसके बाद में ये जो एफसीआई होती है, ये बफर स्टॉक मेंटेन करती है। उसके बाद में ये स्टेट को इशू करती है जितना उसको एलोकेट किया जाता है ग्रेन्स, उसके लिए वो सेंट्रल इशू प्राइस एफसीआई को पे करती है। उसके बाद में जितने भी फेयर प्राइस शॉप है, जो आप अपने आंगनवाड़ी में और अन्य जगह देखते होंगे, कंट्रोल है, राशन बोलते हो, तो वहां पर सीआईपी, सेंट्रल इशू प्राइस में, वो स्टेट इनको अलोकेट करती है। तो ये पूरा प्रोसेस है पीडीएस सिस्टम का। बट यहाँ पर फार्मर से लेके स्टेट, स्टेट से लेके फेयर प्राइस शॉप तक, इसमें काफी लीकेजेस देखने को मिलते हैं। काफी जो ग्रेन्स है यहाँ से करप्शन के जरिए कम कर दिए जाते हैं और गायब कर दिए जाते हैं। और जो बेनिफिशियरीज हैं, उनके नाम पर जो फर्जी कार्ड बनवाकर जो राशन को चुराया जाता है, तो ये पूरी समस्या को दूर करने के लिए स्मार्ट पीडीएस लाया गया है। तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्मार्ट पीडीएस क्या है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव को लेकर है। अब ये जो एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव है, ये किसका है? ये जापान का इनिशिएटिव है। और फिलहाल ये न्यूज में इसलिए क्योंकि जापान ने इंडिया को भी इनवाइट किया है इस एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए।
तो ये जो एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव है, ये 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका जो मेन मकसद ये था कि जापान चाहता था जो एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर नेट ज़ीरो एमिशंस को प्रमोट किया जाए और उसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, 10 बिलियन तक का फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि जो हमारी जो ग्रोथ होगी, वो सस्टेनेबल हो सके और कार्बन न्यूट्रल हो सके। इसके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी देशों की, ताकि वो डिकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकें। साथ ही साथ नॉलेज शेयरिंग किया जाएगा थ्रू एशिया कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सीसीयूएस नेटवर्क के जरिए। तो कुल मिला के जापान जो है वो फाइनेंस करता रिन्यूएबल एनर्जी में, एनर्जी एफिशिएंसी में, एलएनजी में, उसके बाद ऑफशोर विंड पावर जनरेशन में, हाइड्रोजन फ्यूल के केसेस में। तो ये जो कार्बन फ्यूल से लेकर जो रिन्यूएबल फ्यूल तक का जो ट्रांजिशन है, इसको जापान जो है वो फंड करेगा। तो यही पूरा मेन मकसद है एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव का। तो यूपीएससी यहाँ पे आपसे सिंपल पूछ सकती है कि एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव क्या है? क्योंकि जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी है, वो यूपीएससी डेफिनिटली पूछ लेती है। तो हमें इस इनिशिएटिव का पता होना चाहिए क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है और इंडिया के कंसर्न में ये न्यूज़ में है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ पोर्टर प्राइज़ को लेकर है। अब ये जो इस साल का जो पोर्टर प्राइज़ है 2023 का, ये किसे मिला है? हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला है। अब ये पोर्टर प्राइस यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को क्यों मिला है? क्योंकि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री उसने कोविड-19 काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। मतलब इस दौरान जो पीपीई किट थे, उसमें आशा वर्कर्स का बहुत अच्छा यूज़ किया उन्होंने। तो आशा वर्कर्स की मदद से जो पीपीई किट का जो क्रिएशन था, जो मैन्युफैक्चरिंग था, बहुत ही जल्दी, बहुत ही लार्ज स्केल पे पीपीई किट तैयार किए गए। इसके बाद में जो वैक्सीन डेवलपमेंट की जो प्रोसेस थी, उसे बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया गया और एक लार्ज स्केल पे जो वैक्सीन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई। इस एफर्ट को देखते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को पोर्टर प्राइज दिया गया। अभी जो पोर्टर प्राइज है इसका नाम रखा गया इकोनॉमिस्ट माइकल ई पोर्टर के नाम पर। इनका मानना ऐसा था कि हम हमारी इकोनॉमी, हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। हमारे हेल्थ केयर में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें हमारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, हमारे टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। जो हम रियल लाइफ में जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका सोल्यूशन ढूंढना हमारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल से, हमारी टेक्नोलॉजी से। तो इस क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करता है उन्हें पोर्टर प्राइज दिया जाता है। तो यूपीएससी सिंपल आपसे पूछ सकती है कि पोर्टर प्राइज क्या है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि इस बार का जो पोर्टर प्राइज है वो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला है कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट को लेकर है। अब ये जो रिपोर्ट जो अभी रिलीज हुई है हाल ही में 2022 की जो रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट ने इंडिया को बॉटम 30% में रखा है। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में जो फ्रीडम है, हमारे रिसर्चर्स को, हमारे स्कॉलर्स को, वो घटती जा रही है। क्योंकि 10 साल पहले जो फ्रीडम था हमारे इंस्टीट्यूट के पास में, तो वो अब लगातार घट रहा है और अभी इंडिया बॉटम 30% में है। मतलब हमसे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन किसकी है? पाकिस्तान की है। तो ये काफ़ी चिंताजनक है। तो यहाँ पर एकेडमिक फ्रीडम का मतलब है कि जो स्कॉलर्स और रिसर्चर्स होते हैं, उन्हें कितना फ्रीडम मिलता है कि वो पूरे इंडिपेंडेंट तरीके से रिसर्च कर सकें, अपनी रिसर्च को पब्लिश कर सकें, बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी रिटेलिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट के। आपने देखा होगा जेएनयू जैसा इंसिडेंट होता है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है। वहाँ के टीचर्स, वहाँ के रिसर्चर्स ऐसा मानना है कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जो स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी रिसर्च नहीं कर पाते या उन्हें डर रहता है कि कहीं गवर्नमेंट का बैकलैश का सामना ना करना पड़े। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीडम है, वो कम है। बट ये कितना सही, कितना गलत है, ये हम नहीं जज कर सकते क्योंकि इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो आया नहीं है। बट हमें सिंपल ये पता होना चाहिए कि ये एकेडमिक फ्रीडम क्या होता है और इस एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन क्या है, उसको निकालता कौन है। इसे पब्लिश करता है ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट और वीडेम इंस्टीट्यूट। तो इनके कोऑपरेशन के साथ में इस एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें 179 कंट्रीज के एकेडमिक फ्रीडम को जांचा जाता है 5 पैरामीटर्स पे। वो 5 पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं? फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, थर्ड है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज, फोर्थ है कैंपस इंटीग्रिटी, फिफ्थ है द फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में। देखिए, जो भी रिपोर्ट थोड़ी कंट्रोवर्शियल होती है या फिर इंडिया के अगेंस्ट होती है, तो यूपीएससी ऐसी रिपोर्ट को अवॉइड करता है, पूछता नहीं है। बट यहाँ पर जब भी आप आंसर लिखें एकेडमिक फ्रीडम के बारे में या फिर आप हमारे एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर रखेंगे, तो जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी है, वो इंडिया में आने में कतराती है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में हमें ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी। तो जब ऑटोनॉमी का जो पॉइंट होंगे, तो आप इन 5 पैरामीटर्स को अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं कि कौन से वो 5 पैरामीटर्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी हैं। तो आप इनडायरेक्टली ऐसी न्यूज़ का यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यूपीएससी से पूछा जा सकता है कि एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है, इस वजह से पूछ भी सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था।
Biotech technologists talk about in which one of the following situations? ऑप्शन है रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेसिड्यूज, थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, प्रोवाइडिंग सर्ट लीक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी का किस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं? तो इसका यूज हम कर सकते हैं डैमेज कोरल रीफ के रिस्टोरेशन में। दरअसल बायोरॉक टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1976 से हुई थी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी से हम मरीन रिसोर्स को यूज करते थे, जो हमारे सॉइल का कंटामिनेशन था उसको दूर करने के लिए, उसके बाद जो डैमेज कोरल रीफ थी उसे रिस्टोर करने के लिए। तो इसका काफी ज्यादा यूज होने लगा, तो इस वजह से न्यूज में था, इसीलिए यूपीएससी ने बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया जाता है। तो आंसर है ए। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।